भगत सिंह कहते हैं कि मेरा नारा जो है अगर लोग समझ जाए तो मेरी जिंदगी की कीमत मुझे मिल गई। और वो पूरा नारा जो है साम्राज्यवाद मुर्दाबाद इंकलाब जिंदाबाद। और साम्राज्यवाद को जो उन्होंने समझाया कि साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि एक देश दूसरे देश को लूटता है और साथ ही वो देश में ऐसी समस्याएं बनाता है ताकि लोग जो है उनकी लूट की तरफ ध्यान न जाए, वो आपस में लड़ते रहे। को मैंने पूरा भगत सिंह को पढ़ा, पूरा बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ा, तो मैं देखता हूँ कि इनकलाबी होना एक प्रक्रिया है। बाबा साहब भी इनकलाबी हैं, रेवोल्यूशनरी, क्योंकि रेवोल्यूशन का मतलब है कि आप मूल भाव चीजों को बदलने की धारणा रखते हैं। और भगत सिंह भी वो चाहे डिफरेंट आए, तभी मैं कहता हूँ कि समाज के हित में दोनों जो है वो है, अगर मिलते तो और भी ज्यादा होता। लेकिन अब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको उनके उन भावों को लेके मतलब इकट्ठा मतलब काम करें। तो वो दोनों तरफ हमला कर रहे हैं। एक तरफ यह है कि लोगों को, नौजवानों को अगर इमोशनली हाईजैक करना है तो उनको लेके कर सकते हैं, इनके पास अपना तो है नहीं कुछ, तो आप इधर हाईजैक करेंगे। लेकिन यही रहा संकट के, जब भी भगत सिंह की राइटिंग सामने आई, यही सांप्रदायिकता का सवाल और उसका मसला, या उनका मतलब विचारों में भी मतलब ये मुखर था कि नौजवान अपने आप में यकीन पैदा कर, तो वो तो एथिज्म तक पहुंच गए जो बुद्धिज्म का मेन आदर्श भी है। आज कई दल और संगठन अपने बैनर पे भगत सिंह की का फोटो लगाते हैं, लेकिन वो भगत सिंह के विचारों के उल्टा सांप्रदायिकता फैलाते हैं। समाज के हित में काम करने वाली और समाज के खिलाफ काम करने वाली वो आज आमो सामने है। और उसी से हमें उनका जो विरासत है, क्योंकि ये आइडलाइज करने में बहुत है, लीजेंड बनाने में बड़े माहिर हैं। हर चीज को वो बुत बना के, रूह निकाल के बुत बना देते हैं। हमारा ये है कि वो रूह को समझा जाए, उस विरासत को समझा जाए, जिस विरासत को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और भगत सिंह और उनके साथियों ने और वो पूरी आज़ादी की लहर ने हमें दिया। पूरा आज का चुनाव तंत्र है वो जज्बातों को भड़काने के लिए होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि वो फोटो पीछे रखते हैं, आगे उनकी बात नहीं रखते। भारत में जब चुनाव होते हैं और चुनावी सभा होती है तो सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है अम्बेडकर और भगत सिंह। लेकिन क्या इन दोनों नायकों के विचारों का कोई वर्तमान समय में रिलेवेंस है? क्या लोग सिर्फ नारे लगाते हैं या उनके विचारों को भी आत्मसात करने की कोशिश करते हैं? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज चर्चा इसी विषय पर, और ये अम्बेडकरनामा एक्सक्लूसिव है। आप पूरा वीडियो देखते और शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। प्रोफेसर जगमोहन सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे लगातार बेबाक अपनी बात रखते हैं, मुखर रहते हैं, और आज संयोग है कि आज अम्बेडकरनामा पर हैं और इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे भगत सिंह के विचारों पर, अछूत समस्या को लेकर, श्रमिकों को लेकर, सांप्रदायिकता के सवाल पर। अम्बेडकर साहब के विचारों की चर्चा करेंगे, तुलनात्मक बात भी करेंगे, कार्ल मार्क्स भी आएंगे, समाजवाद भी आएगा, तमाम कुछ विषय पर चर्चा होने वाली है। पूरा ध्यान से सुनते रहिएगा। स्वागत है सर, वेलकम टू अम्बेडकरनामा सर। बहुत बहुत शुक्रिया अम्बेडकरनामा को कि आपने मुझे वक्त दिया। धन्यवाद। इट इज योर फोरम, इट इज योर चैनल। इट इज सर, नाउ फ्लोर इज योर्स। जिस तरीके से अभी भारत में राजनीति है और वो लोग सत्ता में हैं जो सबसे ज्यादा भगत सिंह का बीच बीच में नाम लेते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि सत्ता में लोग जो हैं वो लोगों के जज्बात को बनाने की कोशिश करते हैं। और ये हमारे ऐसे नायक हैं, बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह, जो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। लोग उनसे एक प्रेरणा लेते हैं अपने लिए, लेकिन जज्बात से जुड़ के वो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक जो पूरा आज का चुनाव तंत्र है वो जज्बातों को भड़काने के लिए होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि वो फोटो पीछे रखते हैं, आगे उनकी बात नहीं रखते। तो ये उनके लिए भी है। तो यही चीज आज समझने की जरूरत है। और मैं आपको ले जाऊंगा 1924 में। तो 1924 में भारत की आज़ादी के संग्राम का सबसे बड़ा मतलब मैं समझ वाटरफॉल हो गया था।
जलियांवाले बाग में लोगों की एकता थी, धर्मों से, जातों से ऊपर उठ के। और रामनवमी जो है अमृतसर में 9 अप्रैल को इकट्ठे मनाई जाती। जो पानी बटा हुआ था वो भी छबीलें इकट्ठी हो गई, इकट्ठे बैठ के लोग खाते थे, लंगर ने लोगों को इकट्ठे किया। तो वो एकता जो है उसने उस वक्त के ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स को पागल किया, क्योंकि हर सरकार एकता से पागल होती है। तो वो, पर उसके बाद मतलब जो मार्शल लॉ लगा उसको बड़ी नज़दीकी से देखा गया कि कैसा जुल्म हुआ है। तो उससे मतलब जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक सोल्यूशन गांधी जी ने निकाला। लेकिन जैसे ही उनको पकड़ के जेल में दिया गया तो बहुत बड़े दंगे 1924 में हुए कि वो जो एकता बन रही थी उसको ब्रेक हुआ। तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि दो फोर्सेस मतलब साइमल्टेनियसली एक लोगों को बलवान बनाने में काम कर रही है। भगत सिंह नौजवान भारत सभा को बनाने की बात कर रहे हैं 1924 में ही। 1924 में ही बाबा साहेब अम्बेडकर आके वो कहते हैं कि बहिष्कृत जो मतलब उनका हत्या मतलब कैसे होगा, डिप्रेस्ड क्लासेस को कैसे मतलब करेगा। तो वो एजुकेशन और वो नारा जो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज, उन्होंने उस वक्त दिया। भगत सिंह नौजवान भारत सभा बना रहे हैं और उसमें भी उनका जो मूल है कि जो हमारी कमजोरियां हैं, सामाजिक कमजोरियां, वो समाज से तो नहीं लेकिन नौजवान अपने दिमाग से जरूर हटाएं। तो उन्होंने जो प्रोग्राम रखा उसका, उसमें था कि जो धर्म की संकीर्णता है, मतलब कम्युनलिज्म है, उससे नौजवान अपने आप को मुक्त करें, मतलब जात पात से अपने आप को मुक्त करें। और लिंग भेद जो है, लड़के लड़कियां जो है तनदेही से इसमें काम करें। और चौथा जो है कि हर चीज को का कारण जानने के काबिल बने, विज्ञान को जिंदगी में अप्लाई करने का। और पांचवी बात उन्होंने कही कि अंग्रेज को हम क्यों हटाना चाहते हैं, तो उसने बहुत बड़ी नाबराबरी पैदा की। उन्होंने बाद में जाके भी लिखा कि हमारा स्वराज 98% लोगों के लिए होगा और 98% लोगों की हिस्सेदारी से होगा। तो मैं समझता कि ये एक तरह का जो उस वक्त का संकट बना, उसको बाबा साहेब अम्बेडकर अपने मतलब तजर्बे से और पूरी जो उन्होंने विद्या प्राप्त की, और भगत सिंह अपने यंग तजर्बे से उसको इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन ये देखने वाली बात यह है कि उसी वक्त 1925 में या 24 में आरएसएस बनना शुरू हो जाता है। एक तरफ है कि लोगों को बलवान कैसे बनाना है, उसकी उनकी कमजोरियां जो है उनको दूर करना है। दूसरी तरफ है कि लोगों को कैसे रखना है। और आज एग्जैक्टली मैं समझता हूँ कि 100 साल बाद हम 2024 में उसी परिस्थिति में पहुंच रहे हैं जिसे हमें करना चाहिए कि एक तरफ समाज को, उसके समाज के लोगों को जो मतलब कमजोर वर्ग है और जो लोगों की कमजोरियां हैं उसको दूर करने का है, और दूसरी तरफ यह है कि समाज को कैसे अपने मानसिक गुलाम रखना है। और इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर तो फिर 1927 में इस नतीजे पर भी पहुंच गए कि मनुस्मृति को जब तक हम विष्ट नहीं करते, क्योंकि उससे ही वो सारी चीज मतलब इनका जो जीवन दान है वो वहां से आ रहा है, तो उसको मतलब उन्होंने सत्कार किया। तो मेरा यह है कि अब ये जो दोनों मतलब ताकमल है, समाज के हित में काम करने वाली और समाज के खिलाफ काम करने वाली, वो आज आमो सामने है। और उसी से हमें उनका जो विरासत है, क्योंकि ये आइडलाइज करने में बहुत है, लीजेंड बनाने में बड़े माहिर हैं। हर चीज को वो बुत बना के, रूह निकाल के बुत बना देते हैं। हमारा ये है कि वो रूह को समझा जाए, उस विरासत को समझा जाए जिस विरासत को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और भगत सिंह और उनके साथियों ने और वो पूरी आज़ादी की लहर ने हमें दिया। क्योंकि गदर पार्टी उन चीज़ों से बहुत आगे बढ़ गई थी। अगर बाबा मंगू राम जो हैं वो बराबरता आते हैं और बराबर के हिस्सेदार हैं गदर पार्टी में, लेकिन गांव में जब आए तो उन्होंने देखा कि गांव तो बदला नहीं है, तो उनको फिर उसको लेके मतलब काम करना पड़ा। तो ये परिस्थितियां जो हैं, और मुझे लग रहा है कि आज हमें 2024 को इस तरह मनाना चाहिए कि समाज के हित की और लोगों को जो बलवान बनाने वाली या उनको ताकत देने वाली शक्तियां हैं वो इकट्ठी हों। और उसको जो आज सबसे बड़ा मतलब हम पे, अब तो क्योंकि आपका पार्लियामेंट जो है वो तो साधु चलाएंगे, वहां किसी और की जरूरत नहीं है। और वो जो शरारत हो रही है सेनेगल की,
मतलब दैट इज उस पे दैट इज द आऊंगा, उस पे वर्ल्ड। आऊंगा, उस पे आऊंगा। राजशाही, हम लोकशाही से राजशाही की तरफ जा रहे हैं, जबकि मतलब हम उसके आगे बढ़े थे। और बाबा साहब का तो पूरा यकीन था, उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप कुछ भी कहें, लेकिन कौन चलाएंगे उन पे निर्भर करेगा। लेकिन ये अब जो शिफ्ट हो रही है, हमारा दायित्व जो हम बाबा साहब को मानने वाले और भगत सिंह के उस भगत सिंह का मतलब उनके सभी साथियों का वो पूरी आज़ादी की लड़ाई की विरासत जो है उसको मतलब लेके चलने का जो है वो हम पे दायित्व है। सर, हिंदू महासभा पहले बन चुकी थी और 1925 में आरएसएस बनी। भगत सिंह ने अछूत समस्या को लेकर और जाति के प्रश्न को लेकर बहुत ही मारक पंक्तियां लिखी। जी और उन्होंने ये भी लिखा है कि कुछ ऐसे समाज सुधारक हैं हिंदू महासभा के, जो अछूतोद्धार के लिए तो जाते हैं, लेकिन शाम में आते हैं घर पर तो कपड़ा सहित स्नान करते, नहाते हैं। बिल्कुल। जरा उन पे जरा विस्तार से कुछ बताइए सर। हाँ, मैं समझता कि भगत सिंह क्योंकि इस प्रश्न को लेके काफी चिंतित है और वो लिव कर रहे हैं। जैसे एक कहानी से कि भगत सिंह सिर्फ जात पात का खात्मे की बात नहीं कर रहे, वो लिव कर रहे हैं। जैसे उनकी एक कहानी जो हमारे पास रखी हुई है, आंखों देखी है, कि जेल में जो मलमूत्र था, फांसी की कोठड़ी में आप अंदर करते हैं, जो लड़का वो मलमूत्र उठाने आता था, उसको पहले दिन से ही बड़े मनोभाव से और प्यार से मेरी बेबे आ गई, तो वो भोगा उसका नाम था। वो कहता है सर मुझे ये आपका आपका हंसी मजाक अच्छा नहीं लगता, दूसरे लोग तो मेरे दूर हो जाते हैं और तुम मुझे गले लगाते हो। तो कहते नहीं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मेरे जीवन में 2 व्यक्तियों ने मलमूत्र उठाया। मेरे बचपन में मेरी माँ ने, जैसे मैं बेबे कहता हूँ, अब ये तुम्हें जिम्मेवारी मिली है, इस रिश्ते से तुम मेरी बेबे। तो वो है कि उन्होंने जो लिव किया और यही बात उनके सामने थी। अब और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि नौजवान भारत सभा का जो उद्घाटन हुआ वो लंगर से शुरू हुआ, सब इकट्ठे बैठ के खाएंगे, जात पात धर्मों से मतलब अपने आप को कम से कम मानसिक तौर पर मुक्त करेंगे। और उसका उद्घाटन जो है वो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू से करवाया जाता है। मतलब ये प्रश्न उन्होंने उस वक्त भी के मतलब जो अछूत प्रश्न पे जब वो लिख रहे हैं, तो उसका मूल आधार है कि आप अपने आप में यकीन कैसे पैदा करें। जैसे वो वार्न करते हैं कि ये हम बिल्कुल हमें मानना है कि आपकी बात तो आपके रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, लेकिन आपके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नौकरशाही के प्रभाव से बच के रह सकेंगे कि नहीं, ये हमारे लिए प्रश्न होगा। और फिर उन्होंने कहा कि आप अपने आप में बलवान महसूस करें, क्योंकि आपकी ताकत से गुरु गोविंद सिंह कामयाब हुए, आपकी ताकत से शिवाजी अगर जीते हैं तो वो आपकी ताकत से जीते हैं, तो अपने आप में वो ताकत महसूस करिए, यही बलवान बनाने का तरीका है। और उसी में वो भी कटारिश है, क्योंकि महासभा जो है वो 1909 में बनी, जब पहली दफा मतलब ये जो कार्ड आया मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म जिसे कहते हैं, तो उस वक्त महासभा, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि साजीत सिंह को महासभा, हिंदू महासभा के लीडरों ने भी कहा कि वो हिंदू नहीं, और जो मतलब अकाली मतलब थे, सिख जथेबंदियां थी, उन्होंने कहा ये सिख नहीं। तो वो मतलब उस आज़ादी की मूवमेंट के पैरेलल मतलब जो अमीर लोग हैं जो रिश्ता अंग्रेज से बना के रखना चाहते थे, उससे ये पैदा मतलब हुई है। और इसी से मतलब है कि उस वक्त वो जो कटारिश कर रहे हैं वो मदन मोहन मालवीय पे है, क्योंकि मतलब आप दिखावे के लिए तो आप कह रहे हैं कि हम मतलब अछूत उद्धार कर रहे हैं या, लेकिन आप मानसिक तौर पर बिल्कुल उसके साथ नहीं है, ये उनका कटारिश था। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल उनका है नए जमाने के नए नेता, जिसमें वो मतलब आधा आर्टिकल जो है वो साधु वासवानी पे है, जो इन्हीं का मतलब है। और वो कहते हैं कि उनके नौजवानों को बहुत मतलब जज्बाती किया हुआ है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी जो सोचनी है वो एक शब्द मतलब में खत्म हो जाती है कि वेदों के बाद तो अकल आई नहीं है। तो मतलब ये कटारश उनका मतलब उस सारी चीज को समझने का था कि जो शक्तियां उस वक्त, और इसी से मैं कहता हूँ कि वो जो बलवान बनाने की प्रक्रिया थी उसको उन्होंने सीधे एड्रेस किया। और ये प्रश्न जो है कि हम अपने आप में अपने विरासत को, और यही बाबा साहब कर रहे हैं। अब है कि भीमा कोरेगांव मतलब उसी विरासत का हिस्सा थी कि अगर मतलब नए पेशवा हारे हैं तो वो तो हमारे ही लोग थे, महार रेजिमेंट थी या वो लोग थे जिन्होंने उनको हराया, तो हमें अपने आप में उस
बल को महसूस करना चाहिए कि जिस तरह ये दिमागी तौर पर मतलब एक उत्पीड़ितता करते हैं और उससे मतलब वो मानसिक तौर पर दबाते हैं, इसीलिए ये सारा होता है। और उन्होंने दूसरी एक जगह भी लिखा कि हम नौजवान भारत सभा में इन साथियों को कैसे लाते हैं। वो कहते हैं कि हम पहले उन्हें कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने आपके बुजुर्गों पे बहुत जुल्म किया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं, लेकिन आओ हाथ से हाथ मिला के हम नया जो मतलब है बराबरता का संसार वो बनाए। तो ये विश्वास जो है मतलब उनके आधार थे। और वो अछूत का जो सवाल है वाकई ये उनका उस वक्त एक, और वो भी एक वैसे उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी, क्योंकि मद्रास कांग्रेस में ये फैसला कर रहे हैं कि जो मुसलमान उनको बदला के मुसलमान बना सकते हैं ताकि उनका बलभार हो जाए, और हिंदू कहते हैं कि हम अछूत उद्धार करेंगे। तो तब उन्होंने कहा कि इससे कुछ ये जो धोखा है इससे भी हमें बचने की जरूरत है। और अपने आप में अपने इतिहास में हमारे बुजुर्गों ने जो इतना बलवान थे उसको हमें अपने आप में महसूस करके उस बल को दोबारा अपने आप में महसूस करना चाहिए। सर, आज भगत सिंह की एक आर्टिकल है सांप्रदायिकता के ऊपर, और मैंने जितना पढ़ा है, आज कई दल और संगठन अपने बैनर पे भगत सिंह की का फोटो लगाते हैं, लेकिन वो भगत सिंह के विचारों के उल्टा सांप्रदायिकता फैलाते हैं। जी, मतलब यही आज की मतलब कि मैं वही कह रहा हूँ कि वो बुत बना के हाईजैक कर रहे हैं। भगत सिंह को के विचारों को लोगों तक ले जाना, यही हमारा ध्येय रहा है कि उनको नौजवान जैसे भगत सिंह ने मतलब यही बात नहीं छोड़ी, उन्होंने पूरी दुनिया का इतिहास भी पढ़ा। जैसे हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर हैं जिन्होंने 2 DSc की है। मैं हमेशा कहता हूँ कि उस वक्त भारत में यानी शायद दुनिया में सबसे, और उन्होंने मेहनत इसलिए की कि वो पूरा फिनांस भी समझ सके, एम्पिरियलिज्म को भी समझ सकें, और उसके बाद अपने जिन लोगों में आप हैं उनका उद्धार कैसे होगा, उनको कैसे मतलब ताकत दी जा सके। तो ये जो सांप्रदायिकता का हमला है कि वो हर चीज को हाईजैक करते हैं, तो ये शरारत जो है उसी से हमें अपने आप को और नौजवानों को खास तौर पर मैं कहता हूँ कि आप भगत सिंह के साथ खुद रिश्ता बनाइए और वो उनसे बहस करिए। मतलब हर रोज मैं भगत सिंह से मतलब वार्तालाप करता हूँ, जो लिखा है उन्होंने वो क्यों लिखा, कैसे लिखा और उसमें क्या भाव है। तो ये जो आज सांप्रदायिक, क्योंकि उस वक्त मैं तभी कहता हूँ कि वो 1924 वाला बहुत संकटमयी हालत थी, उसमें से आगे निकालना समाज को, उसमें भगत सिंह और उनके साथियों ने एक बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले किया। बाबा साहब ने मतलब अपनी तरफ से उसको रोल किया, हालांकि लेकिन है कि दोनों का भाव जो है वो सेम है। अब साइमन कमीशन को भी जो बाबा साहब का पूरा मैंने वो पढ़ा, जो उन्होंने दिया वो एजुकेशन पे था कि आप बातें करते हैं लेकिन हमारे लोगों तक एजुकेशन तो आप देते नहीं है, जिसको आज भी वही हमला हो रहा है कि आज अगर मतलब कुछ मौका बनाया गया कि जो मतलब वंचित लोग हैं या जिनको सोशल जस्टिस चाहिए उनको मतलब विद्या का मौका दिया जाए, तो ये अब खरोच कर उसको निकाल रहे हैं कि स्कॉलरशिप बंद कर दो, मतलब रिजर्वेशन को इशू बना लो। तो वो दोनों तरफ हमला कर रहे हैं। एक तरफ यह है कि लोगों को, नौजवानों को अगर इमोशनली हाईजैक करना है तो उनको लेके कर सकते हैं, इनके पास अपना तो है नहीं कुछ, तो आप इधर हाईजैक करेंगे। लेकिन यही रहा संकट के जब भी भगत सिंह की राइटिंग सामने आई, यही सांप्रदायिकता का सवाल और उसका मसला, या उनका मतलब विचारों में भी मतलब ये मुखर था कि नौजवान अपने आप में यकीन पैदा कर, तो वो तो एथिज्म तक पहुंच गए जो बुद्धिज्म का मेन आदर्श भी है। तो फाइनली लोगों को अपने आप को मजबूत कैसे करना है, तो ये जो है मैं समझता हूँ कि इसमें मतलब रहा। और ये जो इनसे मतलब हमें नौजवानों को आगाह करने की जरूरत है, वार्न करने की जरूरत है कि वो भगत सिंह से या बाबा साहेब अम्बेडकर को भी वो इसी तरह कई दफा मतलब हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन में नहीं है। अब मैं यही प्रश्न पूछ रहा था, क्या हमारे प्रेसिडेंट की जो डिसएडवांटेज हो गया वो उनका आदिवासी होना और औरत होना है? क्योंकि औरतों के प्रति जो एटीट्यूड है, आप मतलब उनको मतलब बड़ी जगह पर बैठा के दूर करना चाहेंगे,
ताकि लगे कि आप कर रहे हैं, लेकिन असल में आपके मन में औरतों के प्रति कभी सम्मान पैदा नहीं हुआ इस पूरे मतलब जो विचारधारा है उसका। सर जब डॉक्टर अंबेडकर लौट कर आए, जी भगत सिंह बहुत यंग थे, वॉज टू यंग, हाँ नौजवान लड़के थे। जब उनकी शहादत हुई, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने एडिटोरियल में लिखा था उस जी बारे में। जी जी। भगत सिंह साहब की राइटिंग में कहीं उनका कोई जिक्र आता है? नहीं देखिए, मैं समझता हूँ कि वो कंटेम्परेरी हैं भगत हाँ, सिंह, क्योंकि बाबा साहेब एकदम एकदम, अम्बेडकर इसीलिए इसीलिए महाराष्ट्र सवाल में पूछा। महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। पंजाब में उनका आना जो है बाद में हुआ। जी। लेकिन भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह उस वक्त तक खुद जेल में जा चुके थे अपने रास्ते से, तो वो डायरेक्टली कोई मतलब बात नहीं हुई। हालांकि मिलते तो शायद ज्यादा, लेकिन आज ज्यादा हमें बढ़िया वो है मिला, पसंद। आज मिलने, क्योंकि वो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब आप विचारों को, मैंने पूरा भगत सिंह को पढ़ा, पूरा बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ा, तो मैं देखता हूँ कि इनकलाबी होना एक एक प्रक्रिया है। बाबा हम्म। साहब भी इनकलाबी हैं, रेवोल्यूशनरी, क्योंकि रेवोल्यूशन का मतलब है कि आप मूल भाव चीजों को बदलने की धारणा रखते हैं। और जी। भगत सिंह भी, वो चाहे डिफरेंट आए, तभी मैं कहता हूँ कि समाज के हित में दोनों जो है वो है, अगर मिलते तो और भी ज्यादा होता, लेकिन अब जी। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको, उनके उन भावों को लेके मतलब इकट्ठा मतलब काम करें, क्योंकि वो दोनों का भाव एक ही है। जैसे बाबा साहब जी, जो है, मैं समझता कि एकदम एडिटोरियल एकदम। और इमीडिएटली लिखा उन्होंने, और कितनी अच्छी उन्होंने समझदारी दी कि इंपीरियलिज्म को भी वो समझ रहे हैं कि ये हम्म 3 नौजवानों की बलि दी गई है, क्योंकि हम्म। लेबर गवर्नमेंट थी, कंजर्वेटिव्स को खुश करने के लिए ये बलि दी गई है। मतलब इतनी एकदम एकदम अच्छी एकदम। समझ उस वक्त की पॉलिटिक्स की हमारे किसी और लीडर को नहीं है। वो मतलब लोकल पॉलिटिक्स को, लोकल इंग्लैंड के अंदर जो लोकल पॉलिटिक्स ये है पूरा उस पे, इंटरनेशनल हाँ। पॉलिटिक्स है, बिल्कुल। और मैं समझता कि वो बड़ा स्टीक उनका मतलब एडिटोरियल है, जिसने राइटली हम्म। पकड़ा कि भगत सिंह अगर ये नारा लगा रहे हैं कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, तो मैं समझता कि उसको बाबा साहब भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वहां की पूरी पॉलिटिक्स में इन जी। तीनों की बलि दी जा रही है। उनका नाम ही उन्होंने तीनों की बलि लिखा है। और वो हम्म। भी मतलब जो लेबर वाले भी हैं, वो भी कंजर्वेटिव के, जो आज भी हमें अमेरिका में बारे में कई दफा गलतफहमी हो जाती है डेमोक्रेट पब्लिक की, वो उसको समझा रहे हैं। और फाइनेंस पे जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब रिजर्व बैंक, उन्होंने कहा कि आप अपनी रिजर्व बनाएंगे, आप तो ये भी उसको भी मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं वही कहता हूँ कि उनकी अप्रिसिएशन, कि अगर उन्होंने फिनांस को क्यों समझा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो फिनांस के मैनिपुलेशन से चल रही है। तो इंपीरियलिज्म को अगर भगत सिंह एक नारे में ला रहे हैं, और वो डायलेक्टिकली मतलब बाबा साहब भी उसको समझ रहे हैं, लेकिन ये है कि आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं समझता हूँ कि 1926-27 में जो अगला प्रश्न उन्होंने उठाया, वो मंजर्स के बजाय उन्होंने पानी की बराबरता मांगी, कि हमें पानी का हक हम्म। मिलना चाहिए, जो बहुत मूल भाव हम्म। थी। तो ये चीजें जो हैं, आज हमें हमारे नौजवानों को मतलब ये समझने की और उस विरासत को अपने में मतलब समो के हमें काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर जैसा समाज पे हमला हो रहा है, उसमें अगर कोई बचाएंगे, तो वो भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर इकट्ठे बैठ के ही जी। हमें जी। वो रोशनी दे सकते। सर एक सवाल, एक जी दो सवाल और बातचीत करूंगा जी कि भगत सिंह जब जेल में थे तो सैकड़ों किताबें वहां पे थी उनके जी पास। बाबा साहब की राइटिंग्स हमने पढ़ी है, तो उनका मार्क्सवाद के साथ मतलब भारतीय कम्युनिस्टों से तो उनका झगड़ा था उस समय, लेकिन मार्क्सवाद के साथ वो द्वंद में चलते हैं, मार्क्सवाद और बुद्धिज्म, और कहते हैं कि बुद्धिस्ट संघ ही बेसिकली कम्युनिज्म है। अगर उनके विचारों से, मार्क्स के विचारों से सिर्फ एक वायलेंस वाला जो एस्पेक्ट है निकाल दिया जाए, तो मार्क्सवाद और अम्बेडकरवाद एक ही जगह है। और जब भारत आजाद हुआ तो उन्होंने स्टेट एंड माइनॉरिटी लिखा, एक घोषणा पत्र। और घोषणा पत्र में जो लिखा बहुत दिलचस्प है कि वो स्टेट कैपिटलिज्म की बात करते जी हैं, स्टेट ओन्ड फार्म की बात कर रहे हैं। उसमें पूरा वामपंथ का, मार्क्सवाद की अंडरस्टैंडिंग का प्रभाव झलकता है। भगत सिंह की राइटिंग्स में भी वही प्रभाव झलकता है। आज जो राज्य का, जो स्टेट का जो नेचर है, अगर आज दोनों होते तो कहाँ होते? जेल में तो मैं होते समझता या जंतर मंतर पे होते?
लेकिन वो दोनों हमें कहते कि आप मजबूत बनिए, अपने आप में यकीन पैदा करिए और लोगों को मतलब चेतन करिए। और जो मार्क्सिज्म का भी मतलब वो भी है, वहां पर भी यही हो रहा है कि मार्क्सिज्म को भी हम एक लिगेसी के तौर पे नहीं, एक लीजेंड के तौर पे बना रहे हैं। अगर जो बाबा साहब कह रहे हैं कि मतलब बुद्धिज्म ने भी समानता की बात दी, उन्होंने भी कहा कि किसी भ्रम में मत रहो, अपने कभी अगर भ्रम में रहेंगे तो यकीन पैदा कैसे होगा। तो भगत सिंह को भी यही लिखना पड़ा कि मैं अपने आप को नास्तिक क्यों कहता हूँ, कि मैंने अपने आप में यकीन पैदा किया है, मैंने इतना पढ़ना चाहा कि मैं हर चीज का कारण समझ सकूं, हर दलील का जवाब दलील में दे सकूं। बाबा साहब दलील देने में सबसे माहिर थे, एज ए लायर भी और मतलब समाज को समझने में भी। तो वो आज जो परिस्थितियां हैं वो तो डेफिनेटली मतलब इसीलिए जो उनको लेके चलते हैं हम उनको चैलेंज करें कि आप कौन से बाबा साहब को मतलब आप उनकी मूर्ति को पूज रहे हैं। अब देखिए मेरे मन में ये भी एक प्रश्न रहा कि बाबा साहब को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ के देख तो जरूरत बन गई। जब बहुत सी दलित बच्चे जो थे वो बगावत कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या मिला, तो तब ये बुत आए गए। मतलब वो देखिए एक मतलब पॉलिटिकल तौर पे आए, लेकिन गलती ये हो जाती है कि बाबा साहब को ज्यादा लोगों को समझा दिया। ये हमारा है। अगर भगत सिंह को वो जज्बाती तौर पे, मैं अभी मतलब आंध्रा के गांव में था, गांव के लोगों ने वहाँ बहुत बड़ा भगत सिंह का बुत लगाया, तो मैंने कहा कि ये बुत आप किस लिए लगा रहे हैं, क्या ये आप पूजा के लिए लगा रहे हैं या प्रेरणा के लिए लगा रहे हैं। प्रेरणा लगानी है तो रोज उसकी एक आध वहां राइटिंग को पढ़िए, समझिए और वो क्या प्रश्न रेज कर रहे हैं। और आज हमारे अगर वो कह रहे हैं कि मतलब जब तक लोगों के जीवन में मतलब खुशहाली बराबरता आएगी, जिसको मतलब बाबा साहब ने प्रियम्बल में दिया है, वो कॉमन है। भगत सिंह भी इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। और बड़ा खूबसूरत है कि जब गदर पार्टी के जो यंगेस्ट मार्टर है करतार सिंह सराभा, जज ने उनको पूछा कि ये तो 19 साल का लड़का है, इसको तो मैं मतलब फसला सकता हूँ क्योंकि वो होता है कि मैं उलझा सकता हूँ। तो कहता आप 8,000 लोग अमेरिका कनाडा से भारत में इनकलाब करने के लिए आए और एक 3 रंग का झंडा लेके आए, तो ये 3 रंग क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसने कहा कि ये 3 रंग उन सामाजिक वैल्यूज के रंग हैं जिससे समाज बराबर और आगे बढ़ता है, इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी। तो मतलब वो जो एक धारा है, वो कॉमन सूत्र जो है वो मतलब लग जाता है। मतलब सभी महान हैं और उन्होंने, और जिन्हें बाबा साहब ने जिन परिस्थितियों में जो बहुत मुश्किल, भगत सिंह को तो जेल में मतलब उसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ें हिलाई, लेकिन बाबा साहब को लगातार लड़ना पड़ा और उन परिस्थितियों से लड़ना पड़ा जहां वो अपने आले दुआले में भी लड़ रहे हैं और फिर वो मतलब एक अच्छा संगठन बना रहे हैं। तो आज की परिस्थितियों में मुझे तभी लग रहा है कि हमें रिविजिट और वो समझने की जरूरत है। तभी मुझे लगता है कि 100 साल के बाद जब आरएसएस अपना मतलब 100 साल मनाएगी, तो हमें बाबा साहब और भगत सिंह की इस सोच का, जो 1924 में उन्होंने कहा कि लोग अपने आप को शक्तिमान करें, अपने आप में, और शक्ति कैसे आती है, यही तो भगत सिंह ने अपने छोटे भाई के 3 शब्दों में कहा। मैं जो बच्चों को कहता हूँ कि आपके लिए देखा है कि सेहत का ख्याल रखो, हौसले से रहो और मेहनत से पढ़ो। तो ये तीनों भगत सिंह की मतलब पूरी उक्ति है। मेरे मदर छोटे थे 3 साल, उन्होंने कहा कि बीबी सादगी बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन हम अपनी लड़कियों को समझौतावादी बनाते, तुमने कभी समझौतावादी नहीं बनना, अपने विचारों में मजबूती लानी है, उसके लिए पढ़ो समझो और आगे बढ़ो। तो यही बाबा साहब का भी है। अगर वो कहते हैं एजुकेट करके आप मतलब आप समझेंगे, फिर उसके खिलाफ आप अपनी आवाज उठाएंगे, तो फिर ये ऑर्गेनाइज होके आप समाज को मतलब ठीक दिशा में ले जा सकते हैं। सर भगत सिंह सोशलिस्ट स्टेट में बिलीव करते थे और डॉक्टर अंबेडकर भगत सिंह समाजवादी सोशलिस्ट नेचर के स्टेट में बिलीव करते थे, विश्वास करते थे जी। और अंबेडकर साहब की अंडरस्टैंडिंग भी उसी धारा पे है, इसी धारा पे। दोनों एक हैं। आज जिस तरीके से, और इवन जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी तक अगर देखेंगे तो बाद में सोशलिज्म ऐड किया गया और तमाम उसी लाइन पे कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट वेलफेयर स्टेट का नोशन आगे बढ़ा। आज नारे तो भगत सिंह के लगाए जाते हैं, अंबेडकर साहब के भी लगाए जाते हैं, अछूतों के पांव भी धोए जाते हैं,
लेकिन स्टेट का जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक वेलफेयर स्टेट से एकदम प्योर कैपिटलिस्ट स्टेट की ओर जा रहा है, और मोदी साहब जैसे अंधाधुंध बेच रहे हैं सब कुछ। आज अगर भगत सिंह अम्बेडकर साहब होते, अगर साथ होते, एक हाइपोथेटिकल सवाल, तो कैसे कैसे मुकाबला करते? देखो, मैंने इस पे बल एक दफा इसी तरह हो रही थी, तो बीजेपी के बड़े लीडर दूसरी तरफ से भगत सिंह की बात हो रही थी, तो जब उसने अपना वो भगत सिंह को कहा तो मैंने उसको कंट्राडिक्ट किया, तो उसको चला कि मेरे आगे वो नहीं चलेगी। तो फिर वो अपने प्रोपेगेंडा मोड में आ गए और कहने लगे, देखिए जी, हमने 9 करोड़ महिलाओं को मतलब गैस सिलेंडर दे दिए। मैंने कहा कि ये तो मुझे इम्प्रेस नहीं कर रहा, क्योंकि आपने मतलब एक जो गैस कंपनियां हैं उनको 9 करोड़ ग्राहक दिए। मतलब अगर आप एक महिला को 2,000 रुपए कमाने के काबिल बना देते और मुझे कहते कि उनको हमने उसका अपने काबिल बना दिया है, तब मैं मतलब आपकी बात मानता। तो आज की पूरी जो न्यू लिबरलिज्म की पूरा है, वो यही है कि लोगों को टुकड़े फेंक के उनको आपस में लड़ा के आप तभी लूट कर सकते हैं। ये तो मतलब वो फ्रेडमन का खुद कन्फेशन है कि अगर आपने फायदा उठाना है तो वो तभी उठाएंगे अगर लोगों में ये हो, और यही आज हो रहा है और अभी और ज्यादा होगा। मैं वार्न कर रहा हूँ कि ये जो अभी मतलब अगर इलेक्शन के लिए जाते हैं तो ये और ज्यादा, क्योंकि वो चंद टुकड़े फेंक के, और भगत सिंह भी ये बात को समझते थे कि हमें जो चाहिए वो आप नहीं देंगे, एजुकेशन फ्री नहीं देंगे, हेल्थ सर्विसेज नहीं देंगे, न्यूट्रिशन नहीं देंगे। अभी तो न्यूट्रिशन पे हमला हो रहा है, तो बेशक सेहत पे जो हमला है, अब पानी मतलब पीने का पानी ही नहीं दिया जा रहा। और मतलब आप देखिए, मुझे वो बड़ा हंसी आई कि वो कहते जी अब जो नया सेंसस होगा उसमें ये होगा कि आप बोतल से पानी पीते हैं या छप्पड़ का पानी पीते हैं। मतलब बोतल का पानी जो है वो सिंबल हो गया, जबकि आपने पूरी पानी की मार्केट बना दी। बाबा साहब तो पानी की बराबरता मांग रहे थे कि हमें मतलब फ्री एक्सेस मिलनी चाहिए पानी को, आपको ही क्यों मिले। तो ये मूल प्रश्न जो है आज भी नहीं खड़े हैं, और मतलब ये हाइपोथेटिकल या रियल प्रॉब्लम है। जैसे भगत सिंह कहते हैं कि आई एम ए रियलिस्ट, अगर बाबा साहब फाइनली हमें इंडिकेट करते हैं कि बुद्धिज्म से सीखो, तो बुद्धिज्म भी रियलिटी की बात करता है। तो जो जिंदगी की चीजें हैं उनको उनकी बात करिए, आप उसके बाद क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, मतलब उसमें कौन ताकत है, वो नहीं है, ताकत आपके अंदर है, उसको कुछ जानिए। तो भगत और जो समाजवाद है, भगत सिंह जब ना बराबरी की बात कर रहे थे, और मुझे बड़ा मतलब एक इंटरेस्टिंग लगा, और उसने मुझे, क्योंकि पिक्टी आजकल ना बराबरी पे सबसे बड़ा अर्थविज्ञानी दुनिया का वो है, तो उसकी एक ऑब्जर्वेशन आई कि 1920 के दहाके में जो ना बराबरी थी भारत में, वो 2016 में वापस आ गई, जिसको भगत सिंह कहते हैं कि 98% लोग जो हैं उनके हक नहीं, उनके पास 2% के पास है। अब हमारे भी वही हालत है। तो उसमें वो फिर उसका कहते समाधान क्या है, उसका समाधान समाजवाद है। और मुझे याद है कि बाबा साहब ने खुद अपने, जब उन्होंने सोशलिस्टों के साथ मिलके मतलब किसानों की मूवमेंट भी चलाई, और उस वक्त भी उन्होंने कहा कि अगर हमें कुछ इंसाफ मिलेगा तो वो समाजवादी विचारधारा के लोगों के साथ मिलकर ही मिलेगा। जी तो जी जी। मतलब जो पूरा यकीन है, मतलब इतना पढ़ने के बाद भगत सिंह ने भी अगर 305 किताबें पढ़ ली, तो लेकिन उसके बाद ये था कि लोगों की समस्या का समाधान कहाँ होगा। इसीलिए भगत सिंह कहते हैं कि मेरा नारा जो है, अगर लोग समझ जाए तो मेरी जिंदगी की कीमत मुझे मिल गई। और वो पूरा नारा जो है, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और साम्राज्यवाद को जो उन्होंने समझाया कि साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि एक देश दूसरे देश को लूटता है, और साथ ही वो देश में ऐसी समस्याएं बनाता है ताकि लोग जो है उनकी लूट की तरफ ध्यान न जाए, वो आपस में लड़ते रहे, जो हम देख रहे हैं। तो मैंने कहा आज कारपोरेट उस साम्राज्यवाद का जो नया रूप है वो कारपोरेटवाद है, जो जिसने अपने लिए सारी कर दी। लेकिन अब वो मंडी को, अपनी अपनी मंडी को बचाने के लिए मतलब वो खुद उन्होंने WTO बनाया और खुद ही उसे डिसमेंटल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं, हम कमजोर देशों को मतलब लूटने में मतलब हमें मदद सीधी मिलेगी बजाय WTO के, क्योंकि वो थोड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप है। तो इसलिए आज जो हमारा चैलेंज है वो ये है कि जो आज परिस्थितियां हैं उनको मतलब जैसे भगत सिंह ने कहा कि आई एम ए रियलिस्ट, और रियलिस्ट होंगे
और ये मतलब उस भ्रम से भी मुक्ति है जो मायाजाल कहते हैं, जो व्यक्तिवादता की है। हम समाजवाद का मतलब समाज के इकट्ठे सभी लोगों की बात करना है, सभी लोगों के भले की बात मतलब सोचना है। और यही बात एक्चुअली नेताजी सुभाष का एक लेक्चर है बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। वो जब यूरोप से वापस आए तो उन्होंने कहा कि मैं यूरोप से ये देख के आया हूँ कि समाजवाद क्या है। वो कहता है कि अगर आप सब लोगों का, जो शहर के रहने वाले हैं, उन सब का भला देख के सबके लिए काम कर रहे हैं तो आप समाजवाद बना रहे हैं। तो ये भी परिभाषा जो आज मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से परिभाषा नहीं बदलती। आप जमीनी सतह पे क्या लोगों को हम अपने फैसले खुद करने के काबिल बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारा प्रश्न अब वहां पर है कि अगर हमने लोकतंत्र को चलाना है तो लोकतंत्र में लोगों को खुद अपने फैसले करने के काबिल बनाना है। जैसे उसमें ग्राम सभा एक ऐसा आदेश है जिसको हम रियली, और यही मतलब बाबा साहेब का मैं समझता हूँ, और मतलब उस पूरे विचारधारा का जो सूत्र है वो हमें यहाँ मिलेगा कि हम अपने लोगों को, और एजुकेशन इज वन। और जैसे अब एजुकेशन हाईजैक की जा रही है, और उससे भी और ज्यादा हाईजैक ये हो रहा है कि आपने टीचर मतलब जो है वो कैसे बनाने हैं ताकि वो उनको समझदारी ना दें, उल्टा मतलब है कि मतलब वो लोगों को उलझाने में, और नौजवानों को आप रिमोट कंट्रोल से, अभी बात हो रही थी कि जी हमारे जो बिजली के मीटर है वो भी रिमोट कंट्रोल से चलेंगे अब। मैंने कहा कि वो तो सीधा कर लिया, क्योंकि इस पे एक बहुत अच्छी किताब है इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी बाय बर्नार्ड रसल। उसका एक चैप्टर ही इस पे है कि मतलब जो नया राज करने वाले आएंगे वो टोटलिटेरियन होगा, और वो पूरा ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि आप मजदूर को ज्यादा घंटे काम करवाएं और उसको खाने को कम दें, और उसको फिर वो अपनी लड़ाई लड़ता ही रह जाए, आपके खिलाफ ना करे। विद्या ऐसी दें कि जो लोगों को स्वयं विश्वास पैदा न करे, और जब वो बाहर निकलें तो उनको अपने आप में विश्वास ना हो कि वो उससे क्या ले सकते हैं। तो मतलब, और फिर उसने कहा कि डेथ इंजेक्शन और इंजेक्शन के कोर्ट के रास्ते से, मेडिकली इंजेक्शन के रास्ते से, और डेथ से कंट्रोल किया जाए। वो 1942 में वो लिख रहा है। तो मैंने लगा कई चीजें जो है आज मतलब साइंस बजाय लोगों के मसले हल करने की मतलब वो दे रही है। सर एक बात बताएं सर, जी, जब भगत सिंह को फांसी लग रही थी, जब जेल में थे, उस समय आरएसएस वाले क्या कर रहे थे? आपने बहुत सारा लिटरेचर उस समय का पढ़ा होगा। आरएसएस हिंदू महासभा क्या कर रहे थे? नहीं वो तो चुप थे। उस वक्त तो वो कहीं वो तो ये कह रहे थे कि भी अगर कोई गया, एक बहुत इंटरेस्टिंग उनकी अपनी कहानी बताई उन्होंने कि कोई नौजवान गया कि मैं तो इनकलाबियों के साथ काम करने जा रहा हूँ। वो कहते हैं हमें जिंदगी खराब ना करो, तुम हमारे साथ लगो, हम आपको बताते। शायद ये नाम मैं भूल रहा हूँ। नहीं मतलब ये रियल है कि वो लोगों को मतलब अपना मतलब वही जो है कि हम अपनी बात करें। और ये मूल विचारधारा ये है कि आप दुनिया को माया जाल कहें और लोगों की माया अपनी जेब में भरें। और दूसरा है, मैं कहता हूँ जब माया जाल है तो फिर बड़ा माया जाल ही छोटे माया जाल को कर सकता है। वही माया जाल ये फैला रहे हैं, चाहे वो मतलब किसी तरह के प्रलोभन दें या बातें करें, जैसे वो कहते हैं कि ये तो मतलब कोई सीरियस बात नहीं है। और ये भी मखौल कर देते हैं बाद में कि जो हमने बात कही थी ये तो मतलब कह दिया हमने, कुछ सीरियस तो नहीं है, जुमला था, जुमला है। एक आखिरी सवाल सर जी। जी, इतने पोस्टर लगते हैं भगत सिंह के। बाबा साहब को तो लंबे समय बाद 1991 में जब वीपी सिंह गवर्नमेंट थी तब भारत रत्न दिया गया, लेकिन मालवीय जो कि कपड़ा सहित स्नान करते थे, अछूत के यहाँ से आने पर भारत रत्न मिल गया। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर और एड मास्टर, उसको मिल गया। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी भी भगत सिंह को शहीद आजम या भारत रत्न नहीं दिया। राज्य के नेचर को कैसे देख रहे हैं? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो लोगों ने उनको दे दिया है प्यार, क्योंकि मेरे मन में भी एक प्रश्न रहा, मतलब मैं एक्चुअली सीरियसली कि मेरे मदर कहते थे कि भी मुझे लोग पूछते हैं कि भगत सिंह को घर में जानने वाला कोई है कि नहीं है। मैंने कहा कि उन्होंने बड़ा सूक्ष्मता से, माँ जो है ना आपके मन में एक प्रश्न दे देती है, तो मुझे ये लगा कि मेरा रिश्तेदार कब होगी अगर मैं उनको जानूंगा।
तो जब मैं देखा, मैंने कहा कि भगत सिंह को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, ये बहुत पहले की बात है। मतलब बंगाल से नलिनी किशोर गुहा, वो पहले अनुशीलन समिति में अरविंदो घोष के साथ पार्टी बनाने वाले थे, 95 साल की एज में थे। वो भी मिर्जापुर आए कलकत्ता से भगत सिंह के बुत का उद्घाटन करने के लिए। मैंने कहा कि ये शंका मैं इनसे निवृत्त कर सकता हूँ कि अगर बंगाल को बहादुरी के बारे में कहें, इंटेलेक्चुअलिज्म के बारे में कहें, तो देयर आर हंड्रेड्स एग्जाम्पल। तो मैंने कहा कि भगत सिंह को आप क्यों? तो उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया कि जब इस सदी के शुरू में, 20वीं सदी के शुरू में हम पे इतनी फ्रस्ट्रेशन थी कि कोई चीज आगे नहीं बढ़ रही थी, तो फ्रस्ट्रेशन में लोग मतलब एक डर के माहौल में जा रहे थे। तो उस डर को तोड़ने के लिए हमारे यंग लोग जो हैं वो सामने आए, खुदीराम बोस। तो लेकिन वो कहते जब भगत सिंह और उनके साथी मतलब आए तो वो लोगों के प्रति स्नेह प्रेम जो है वो उनकी मोटिवेटिंग फोर्स थी। तभी मुझे याद आया कि उन्होंने अपने मतलब जो उनका बयान है सेंट्रल असेंबली केस में, उसमें उन्होंने कहा कि वी हम्बली सबमिट टू बी सीरियस स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, कंडीशंस ऑफ आवर पीपल एंड देयर एस्पायरेशन। तो मैंने कहा कि वो चीज उनको मोटिवेट कर रही है, इसीलिए वो गाली गलौज में नहीं पड़ते। और ये जो आरएसएस हिंदू महासभा, ये तो डेफिनेटली, और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है कि 42 के बाद मतलब ये वीर सावरकर के डॉक्यूमेंट में रखा हुआ है कि अमेरिकन काउंसलर जो है वीर सावरकर को मिलने आता है और वो पूछता है कि भी आपके मुंजे ने कल एक मतलब आर्टिकल लिखा है पंजाब केसरी, मतलब वो मतलब जो था केसरी में, कि हम अंग्रेज के साथ मिलके ब्रिटिश हिंदू एम्पायर बनाएंगे। मतलब कि उनके सोच में तो वो मतलब अब भी एम्पायर ही बना रहे हैं। मुझे तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि नेपाल वाले कहते हैं कि हमने राजशाही से अपना पीछा छुड़ाया था और अब ये हमें राजशाही की तरफ धकेल रहे हैं। तो वो जो धारा है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि 24 और वो जब मनाए तो हमें अपनी धारा को लोगों तक ले जाना है, क्योंकि जब लोग फैसले के काबिल होंगे, लोग समझेंगे, तो लोकतंत्र तो लोगों के समझदारी से बनेगा। अब इनका काम है कि लोगों को उलझा के रखा जाए। मतलब वही हालत है कि आपको मतलब आपके हाथ को काम नहीं देंगे, लेकिन आपको 2000 रुपया दे के कह देंगे देखिए कितना हमने आप पे एहसान कर दिया। और भगत सिंह की जेल नोटबुक में है कि दान देना जो है वो खुदगर्जी से आता है, आप भले के लिए नहीं दे रहे कि मुझे स्वाब मिलेगा, मुझे इसकी मतलब मैं आपको दे रहा हूँ। अब मंदिर में क्यों वो देते हैं, वो इसलिए नहीं है कि इतने बेकारियों को वो उनका भला करना चाहते हैं, लेकिन अपना भला करना चाहते हैं। तो ये जो अपने भले को मतलब लोगों पे लादने किया उस पे, और यही बाबा साहब का था कि लोग चेतन हों। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मतलब एक संकल्प से तो चेतन होइए कि ये जो मिथ्या जाल बना रहे हैं, ये जो पूरा हिंदुत्व है, इससे मुक्त होने का एक तरीका है कि आप कम से कम बुद्ध को ही समझें। बुद्ध इज रेलेवेंट इवन टुडे, क्योंकि जो उसने कहा कि आप अपनी मतलब अपने आप को मजबूत कैसे करें। मजबूत करने के लिए है कि जो आज की समस्या है उनको उन पे चिंता करिए, उनको बदलने के लिए अपने आप को मतलब संगठित करें। इसीलिए मैं समझती हूँ बाबा साहब का वो जो स्लोगन है तो मतलब, और भगत सिंह ने 3S का स्लोगन बनाया था, मतलब वो था कि आप सर्विस, सफरिंग एंड सैक्रिफाइस। लोगों के साथ हम मतलब अब किसी के हम क्यों सोच रहे हैं कि कोई आके हमारा भला करेगा, क्योंकि ये भी एक मिथ है ना कि सरकार हमारा भला करेगी। सरकार हमसे है, सरकार को हम उसकी ड्यूटी के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के 4th चैप्टर में बाबा साहब ने लिख दी कि व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब उसके बारे में उनकी मतलब उनसे सवाल करें। अगर वो हम सवाल करते हैं तो वो जवाब देना पड़ेगा उनको। और उसमें लिखा कि कोई असमानता नहीं होगी, लेकिन जो अब इनइक्वालिटी बनी है वो उसकी जिम्मेवारी तो मतलब वो सभी सरकारों की है जिन्होंने वो नीतियां अपनाई जो ना बराबरी पैदा की। शुक्रिया सर, और बहुत ही शानदार, बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। दोस्तों, प्रोफेसर जगमोहन सिंह साहब हैं और इतना बढ़िया इन्होंने बातें रखी, विचार रखा है। पूरा वीडियो देखते रहिए, सुनते, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।